वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इस क्लास में हमने जो है पिछले 23 साल के जेई मेंस के क्वेश्चंस का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के तीन टॉपिक्स में से मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ और लेंज लॉस में जो लास्ट 23 इयर्स मतलब 2002 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन दिया है। और वो सॉल्यूशंस शॉर्टेस्ट प्रोसेस और बेस्ट ट्रिक से दिया गया है। इस सॉल्यूशंस को देने का मकसद क्या था कि इससे हमें और आपको एहसास होगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है ना। क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है और हमें जब किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उनको जो है किस डायरेक्शंस में पढ़ना चाहिए। और इससे जो है हमारे जो है प्रिपरेशंस में बहुत ही ज़्यादा एक्सलेशंस मिलता है। और इसको आप पूरा ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। देखो, इक्वेशन फर्स्ट है, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन बिलो। और जो है एज करंट इज इंड्यूस इन द डायरेक्ट इन द कॉइल बिकॉज बी इज। अब देखिए इंड्यूस करंट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। इंड्यूस करंट का जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू होता है इंड्यूस ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा होता है फैराडेज लॉ से माइनस डी फाइव बाई डी टी। और आर ये रेजिस्टेंस हो गया। माइनस साइन की जो डायरेक्शन जो है एक्सप्लेन की थी लेंच ने, तो लेंच लॉ से करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इंड्यूस करंट है ये डायरेक्ट। अगर ये सिंपल करंट होती तो हमारा जो है राइट हैंड थंब रूल को देखिए। राइट हैंड थंब रूल्स को हम अप्लाई करते हैं ऐसे करके कि ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इज अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ करंट इन अ सर्कुलर कॉइल, देन थंब विल गिव द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये इंड्यूस है, तो इंड्यूस करंट जो क्या होती है उसी कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से ये बढ़ रही है, जिसकी वजह से बढ़ रही है ना। तो इट मीन्स क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, है ना। लेकिन करंट, अब इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर डायरेक्शन होगी, लेकिन वो क्या होगी, डिक्रीजिंग डायरेक्शन होगी। तो आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। In the given figure, the magnetic flux through the loop increases according to the relationship. Flux is the functions of time. Magnetic flux is the function of time here, where phi is in milli wevers and t is in seconds. The magnitude of current through आर। तो इसमें भी देखिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, तो इट मींस इंड्यूस करंट पूछिए आफ्टर टाइम टी। तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। इंड्यूस करंट एज अ फंक्शंस ऑफ टाइम इज गिवन बाय 1 बाई आर माइनस डी फाइव बाई डी टी। मतलब लेंच लॉ, फैराडेज लॉ, माइनस साइन विल एक्सप्लेन द डायरेक्शंस ऑफ द इंड्यूस करंट। अब देखिए फाइव की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी इसमें, तो फाइव है 10 टी स्क्वायर प्लस 20 टी है। अब इसका मैं कर दूंगा डिफ्रेंसिएशन, तो 1/2। केवल देखिए यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में मतलब पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही मॉड लगा के रख रखा है। तो 10 तो कांस्टेंट है, 10 को बाहर ले लूंगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आ गया 2t। तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई 20, और यहाँ पे 20 और टी 20 को बाहर ले लिया, टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, 20 आ गया, है ना। अब देखिए कितने टाइम पे पूछा है, टी टाइम पे पूछा है, तो टी को रिप्लेस कर देंगे 5 से, मतलब टी इक्वल टू 5 डाल देंगे इस बार रिलेशन में। टी इक्वल टू क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। टी इक्वल टू 5 डालने पर जितना आया 60 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में आ जाएगा हमारा आंसर 60 मिली एम्पियर दे ही रखा है, 60 मिली एम्पियर 60 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circular coil of radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field. B यूनिफॉर्म है ना। तो यहाँ से ये देखिए B दे रखा है इस वैल्यू, with its plane perpendicular to the field। परपेंडिकुलर टू द फील्ड मतलब जो है कि विद इट्स प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल। इट मींस क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सर्कुलर कॉइल आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल दोनों में बी और
ए के बीच में जो एंगल है हमारा क्या हुआ, 0 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। तो टू द, अब परपेंडिकुलर से मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सपोज करके चलिए मैं यहाँ पे एक आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये मेरी एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, तो इसको ऐसे ले लिया, है ना। तो ये सर्कुलर कॉइल हो गई। अब इसका प्लेन जो है कैसे है, यहाँ देखें प्लेन कैसे, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब इस प्लेन का एरिया वेक्टर भी निकालोगे तो वो भी इसी डायरेक्शंस में आएगा, एरिया वेक्टर ए। तो बी, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ए आर इन सेम डायरेक्शंस, पैरेलल टू ईच अदर है, तो पैरेलल टू ईच अदर है तो एंगल क्या होगा, 0। तो प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मतलब अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक। तो to the field initially it is rotated at a constant angular speed about an axis along with diameters of the coil and perpendicular to the magnetic field। अब देखिए कॉइल को हम रोटेट कराते हैं, ये डायमीटर ले लिया हमने, एक डायमीटर हो गई ये, इसके अबाउट रोटेट कराते हैं कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, और सो दैट इट अंडरगोज हाफ ऑफ रोटेशंस, मतलब इसका आधा रोटेशंस कितना हो गया, 0.2 सेकंड हो गया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, 2t, मतलब 2 × 0.2, मतलब टाइम पीरियड हो गया 0.4 सेकंड में ये कंप्लीट रोटेशंस करेगी, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल विल बी, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए आप जो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ होता है फैराडेज लॉ से माइनस डी फाई बाई डी टी, तो वहाँ पे ये वाला रिलेशन, और डी फाई हमारा फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी कांस्टेंट है, एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, तो इसका एरिया भी चेंज नहीं हो रहा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में ये तीनों ही कंपोनेंट कांस्टेंट हो गए। रोटेट हो रही है, तो रोटेट हो रही है तो मतलब क्या होगा, थीटा चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और थीटा क्या होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यहाँ से थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रख दिया, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इस क्वेश्चंस में दे नहीं रखे तो वो हमारे लिए 1 रहेगा, है ना। अब इसका फैराडेज लॉ लगा दिया, यहाँ से फैराडेज लॉ से ही हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन केवल इसकी डायरेक्शंस को बताएगा कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शंस को, और वो ये बता लेंच ने बताई थी, लेंच ने बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये इंड्यूस ईएमएफ इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से मतलब डेवलप होगा कॉइल में कि वो उसको रिड्यूस करे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में इस तरीके से डेवलप होगा कि वो इसको इंक्रीज करे। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। अब एन बी ए तो कांस्टेंट थे, हमने कॉस ओमेगा टी ले लिया कि ओमेगा टी थीटा जो है, कॉस ये फंक्शन ही टाइम का वो है, फंक्शन है हमारा कॉस थीटा जो है, कॉस ओमेगा टी इज द फंक्शन ऑफ टाइम हियर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कॉस का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हो, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एक यहाँ से आएगा, एक साइन ये, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन कॉस का हो गया साइन ओमेगा टी, है ना, और फिर ओमेगा टी का कर देंगे तो ओमेगा टी का मतलब ओमेगा आ गया, तो ये रिलेशन आ गया। अब ओमेगा टी क्या कहता है कि ई मैक्सिमम कब होगा। देखिए यहाँ से अब जो है दो केस होते हैं, पहला मैक्सिमम का और दूसरा मिनिमम का। आपको मिनिमम का भी पूछ लेता तो वो भी बताऊंगा, और मैक्सिमम का तो पूछा ही है, तो मैक्सिमम वाला केस लेते हैं। तो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कब होगी ये बताइए। मैक्सिमम वैल्यू जब होगी ये हमारा जो है 1 हो जाए, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है ना। तो +1 होने पर जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम होने पर
क्या हुआ, हमने जो है +1 कब होगा साइन ओमेगा टी, जब जो है ओमेगा टी π/2 हो। तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी ये टर्म जो है मैक्सिमम होगा। तो ई मैक्स कब होगा, व्हेन ओमेगा टी इक्वल टू π/2। तो ई मैक्सिमम ये हो गया एन बी ए ओमेगा। आप इस क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला सीधा का सीधा यूज कर सकते हो, ई मैक्स होता है एन बी ए ओमेगा, है ना, अगर आपको याद रहता है तो। अदरवाइज याद नहीं रहता तो इस तरीके से इसको ऑप्टेन कर लेते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए, वो अब बाय प्रैक्टिस याद हो जाएगा। अब एन की वैल्यू तो जो है नंबर ऑफ टर्म्स वन दे रखी है, तो है ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो सिचुएशंस में वन ही लेंगे। तो बी का वैल्यू हमने रख दिया, बी दे रखा है ये। ए का सर्कुलर कॉइल है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट कर ली, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका मीटर का हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर कर दिया तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर होगा 10 की पावर माइनस 4। ओमेगा की वैल्यू दे दी हमने जो है, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2π/t। ओमेगा क्या होगा हमारा, 2π/t, कैपिटल टी। टी टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड में पहले ही निकाल चुका हूँ। हाफ रोटेशंस का समय दे रखा है 0.2 सेकेंड, और कंप्लीट रोटेशंस का इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको वैल्यू रख के सॉल्व करने पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 15 माइक्रो वोल्ट, 15 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, तो आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर एंड आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस भी देखते हैं। इसमें क्या है, a small bar magnet is moved through a coil at a constant speed from one end to the other. Which of the following series of ऑब्जर्वेशंस विल बी, ये पूरा का पूरा फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पर है, और मेरे जो है यूट्यूब वीडियो में फैराडेज एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडेज, उसमें देखिए ये लिंक दे रखी है ना। और एनसीईआरटी के टॉपिक से देखें तो वो एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडेज एंड हेनरी का एक्सपेरिमेंट 6.1, एक्चुअल में 6.1 नाम क्यों दिया है, उसका चैप्टर 6 है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। तो उसमें क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। अगर इस कॉइल ये क्या नाम है, बार मैग्नेट को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट में जो है डेमोस्ट्रेट किया गया है थ्रू नेविगेटेड एनिमेटेड वीडियो, उसमें जो है नॉर्थ पोल को हम लेके गए थे, यहाँ पे साउथ पोल को लेके जा रहे हैं। नॉर्थ पोल को लेके जाते तो गैल्वेनोमीटर में इधर रिफ्लेक्शन आता है ऐसे करके, तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि कहीं भी इस वाला कॉज तो है ही नहीं, जब मूवमेंट इधर हो रहा है तो ये तो नॉर्थ पोल तो होगा ही नहीं मैग्नेट का, यहाँ पे साउथ पोल होगा, तो साउथ पोल को लेके इधर जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर आएगा, और ये तब तक आता रहेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा जब तक जो है मैग्नेट और इस कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही मैग्नेट इस कॉइल के अंदर चली जाएगी तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर चली गई, अब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। फिर इसको अगर हम बाहर खींचते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम से मिनिमम होंगी, तो फिर डिफ्लेक्शंस अगेन शो करेगा, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शंस में शो करेगा। फर्स्ट डायरेक्शंस में यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का, ये जो है ये वाला केस होगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भीतर लेके आ रहे हैं, थोड़ी सी दूर है, बाहर है, यहाँ पे है, तो डिफ्लेक्शन सी हो गया, और अंदर चली गई डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, फिर बाहर खींची डिफ्लेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और मोस्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए ये यूट्यूब लिंक खोलिए, उस पर आपका वीडियो में बाय एनिमेटेड वीडियो दिखाया गया है। सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 5, a uniform magnetic field be exist in a directions perpendicular to the plane। अब देखिए वही केस आ गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ स्क्वायर लूप, मतलब स्क्वायर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या मतलब हुआ, स्क्वायर लूप के एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया, मतलब एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ऑफ स्क्वायर लूप इज
जीरो। ठीक है, परपेंडिकुलर से यहाँ आप ये कंफ्यूजन मत होना कि एंगल 90 डिग्री रख देते हैं, 90 डिग्री नहीं होगा। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा स्लाइड आप देख रहे हो, परपेंडिकुलर ये है, एक रेक्टेंगल दिखा रखा है, या इसको आप एक स्क्वायर कंसीडर कर लें तो स्क्वायर है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, या तो मेरी तरफ होगा या फिर पेपर की तरफ होगा, आउटवर्ड और इनवर्ड होगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, इनवर्ड और आउटवर्ड हो गया, है ना। ठीक, तो थीटा इस सिचुएशंस में जीरो आ जाता है क्योंकि बी एंड ए पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, द वायर हैज डायमीटर, दे ये है, ठीक है, 4 मिलीमीटर एंड टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर। पूरे वायर की डायमीटर तो हमारा जो है 4 मिलीमीटर है और लेंथ उसकी जो है पूरी की पूरी 30 सेंटीमीटर है। अब इससे वायर से एक स्क्वायर लूप बनाया गया, क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर लूप बनाया। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज विद टाइम एट द स्टडी रेट दिस। इससे जो है क्या बोलते हैं उसको, इस रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। द इंड्यूस करंट इन द लूप, वही इंड्यूस ईएमएफ बाई आर। इंड्यूस ईएमएफ फैराडेज लॉ से, ये माइनस साइन का मैं पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। बी ए कॉस थीटा, थीटा मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि जीरो क्यों हुआ, तो यहाँ से ये जीरो डाल दिया। अब आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1/r डी बी बाई डी टी, क्योंकि देखिए एरिया और थीटा तो कांस्टेंट जीरो हो गया, तो इसमें तो ये तो कांस्टेंट हो गए। तो मैं और क्वेश्चंस में दे भी रखा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो है बी चेंज हो रहा है, तो हम इसका dv बाई डी टी लिखेंगे और को कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, dv बाई डी टी इंटू ए, बस। अब आर की वैल्यू निकालनी है आपको, आर की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूले से और 10th क्लास में भी पढ़ा था, रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए वन। मैंने यहाँ इसलिए लिया है ए वन और ए में डिफरेंस करने में, ये ए तो एरिया ऑफ क्या है, स्क्वायर लूप हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लूप। और ए वन हो गया उसका वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये वायर है इसकी कुछ न कुछ थिकनेस होगी इस तरीके से, ये वाला एरिया आप जानते हो एक क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। और यहाँ लिखा हुआ भी है एरिया ऑफ स्क्वायर लूप एल स्क्वायर, और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, ये वाला टर्म ये ए है, और इसका पाई आर स्क्वायर, तो आर होता है डी बाई टू, पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई 4 होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये डाल दिए पूरा का पूरा, तो आई इज इक्वल टू, देखिए आर की वैल्यू रो एल बाई ए वन पाई डी स्क्वायर बाई 4 की थी, है ना। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 की, तो यहाँ से मेरा क्या रह गया, रो एल क्या रहा, रो एल, आर की वैल्यू आई रो एल बाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 तो इसमें चला गया और डी स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से डी वी बाई डी टी और एल स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर लूप हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद में काट दिया, एक एल से एल कट गया, एल बच गया, बाद बाकी की चीज़ें ऐसे हैं, ये वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद में ये कैलकुलेशन आएगा आंसर 0.61 एम्पियर, है ना। ठीक, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं जो, तो आपको कैलकुलेशन जितना फास्ट हो जाएगा उतना ही प्रॉब्लम सॉल्व जो है जल्दी तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू concentric circular coils C1 and C2 are placed in XY plane। देखिए मैंने बना दिया है, concentric circular planes हैं, जो एक C2 है बड़ी वाली ग्रीन वाली, और एक जो है छोटी वाली है C1। इसमें रेडियस थोड़ा डिफरेंस इसकी है और साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए था, वो फिगर से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से है। तो 1 सेंटीमीटर की इनर रेडियस, मतलब जिस जो कोयल C1 है उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, और जो कोयल C2 है उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। और C1 में नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, C2 में नंबर ऑफ टर्न्स 200 है। अब यहाँ पे क्या है, करंट जो डेवलप हो रही है, C2 कैरीज अ टाइम डिपेंडेंट करंट, C2 कैरीज अ टाइम डिपेंडेंट करंट। तो जब C2 में करंट फ्लो हो रही है तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और ये चैप्टर हमारा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल क्या होता है,
बी ड्यू टू C2, मतलब C2 के सेंटर पर या फिर C1, दोनों का सेंट्रिक को सेंट्रिक है, क्या हुआ, μ0 N2 I2 over 2R, N2 number of turns in C2 and I2 current flowing through C2 और R is the radius of C2. R is radius of C2 20 सेंटीमीटर थी, वो मैंने क्या बना दी, 20 मीटर बना दी, 20 × 10⁻² मीटर कर दी। नंबर ऑफ टर्न C2 में 200 थे, 200 डाल दिए, और म्यू की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ होती है, आपको पता है I2 की वैल्यू यहाँ दे रखी है, मैं I2 की वैल्यू यहाँ पे आके रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, कुछ काट पीट करके ये यहाँ पे आ गया 20 × 10⁻⁵ पाई 5t² - 2t + 3। अब ये टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब कॉइल C2 क्या है, टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद और कंसर्न विद C1 क्या होगा, ∅1 होगा। तो यहाँ पे B2 × A1 cos थीटा आ जाएगा, B2 × A1 cos थीटा। अब देखिए B2 और A1 की जो डायरेक्शंस होगी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब B2 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ C1, मतलब B2 और A1 आर इन सेम डायरेक्शंस, पैरेलल होंगे, तो यहाँ एंगल उनका थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 डाल दूंगा, और फिर जो है टाइम बेरिंग इंड्यूस ईएमएफ फैराडेज लॉ से d∅1/dt कर लिया, तो d माइनस का d/dt, इसकी जो है ∅1 की वैल्यू रख दी, N1 A1 20, इसकी वैल्यू आई थी B2 की 20 × 10⁻⁵, और ये आई थी B2 की वैल्यू, ये वाली B2 की वैल्यू आई थी हमारी 5t² - 2t + 3, ये डाल दिया। अब देखिए ये तो सारे कांस्टेंट हैं, ये बाहर ले लिए, और t के का डिफरेंशिएशन, इसमें t वाला यही टर्म आता है, तो इसको डिफरेंशिएशन में इधर ले लिया, है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो इसका देखिए 5 तो कांस्टेंट है, t² का 2, 5 × 2t हो गया, तो 5 2 जा 10t हो गया, और माइनस का 2 × dt/dt 1 हो गया, तो 2 आ गया इसका, और 3 कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा। ये एट t = 1 पर निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है t = 1 पर, है ना, t = 1 पर, तो E1 = आ गया माइनस का π², एक पाई तो हमारा इसमें ही आ रहा था B में, और एक पाई आ गया A1 में, पाई ये वाली R1², इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, तो इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1 × 10⁻² हो जाएगी, तो देखिए 1 × 10⁻1 का स्क्वायर 1 होगा, और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 हो गया, ये बी वाले का ही टर्म आ गया, 20 × 10⁻⁵ B2 का -5 ये आ गया, और dt इसमें से, इसको सॉल्व कर लिया है, कुछ काट पीट करके क्या कर दिया, देखिए 1 2 3 3 0 हो गई ना ये, और 5 2 जा 10 4 0, तो यहाँ पे ये 4 और ये 5 मिलके कितना हुआ, 10⁻⁹ हुआ था, तो यहाँ से ये 4 आ रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका और इसका मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, तो 4 प्लस हो जाएगा, वो सीधा का सीधा मैंने यहाँ से काट दिया है, तो 10⁻⁵ π² × 10⁻⁵ t = 1 डाल दिया, तो 10 × 1 - 2, है ना, तो ये आ गया -8 π² × 10⁻⁵, π² की वैल्यू 3.14, और उसका स्क्वायर करके 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये टर्म आ गया, ठीक है। ये टर्म आने के बाद में अब इसको जो है मैंने जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन 7.8876 लिख के × 10⁻⁻⁶ -4 कर दिया, माइनस का 4 कर दिया, ठीक है, -4 हो गया ये। अब इसको ये राउंड फिगर में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को 8 × 10⁻⁻4, 8 × 10⁻⁻4 का मतलब हो गया 0.8 मिली वोल्ट, 0.8 मिली वोल्ट, 0.8 को 8/10 लिख सकते हैं अपन, 8/10 का जो है डिवाइड कर देंगे तो 4/5 मिली वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 4/x, तो x की वैल्यू निकालनी थी, x = कंपेयर कर देंगे 4/5, और हमारा आंसर आ रहा है 4/5,
और यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखा है 4/x, तो x इज इक्वल टू 5, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए ये फिगर मैंने ही ड्रॉ किया है, क्वेश्चंस में नहीं है। अ लूप ए बी सी डी ई एफ ए ऑफ स्ट्रेट एज 6 कॉर्नर्स पॉइंट्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी ई एफ ए, तो ये स्ट्रेट्स और 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 कॉर्नर्स दे रखे हैं, तो ये हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल तो होने से रहा, क्यूबॉइड होगा, है ना। तो क्यूबॉइड में केवल 2 ही पॉइंट तो बच गए, 2 एजेस और बच गए, तो इसको हमने क्यूबॉइड ही या क्यूब कंसीडर कर लीजिए या क्यूबॉइड कंसीडर कर लिया। अब क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा वो भी इसके कोऑर्डिनेट से हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5, मतलब क्यूबॉइड तो होने से रहा, सेम वो है पॉइंट्स है, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम हो जाएगी तो क्यूब हुआ। तो क्यूब होने पर जो है मैंने बना लिया यहाँ पे, इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लिया है, इसका 0 0, इसको बी कंसीडर कर लिया है, 5 0 0 आएगा ही, एक्स एक्सिस पर ये हो जाएगा, वाई एक्सिस पर ये एक्स वाई प्लेन में हो गया 5 5 0, और ये वाई एक्सिस पर हो गया 0 5 0, है ना। और ये चला जाएगा मेरा किस में, कौन से प्लेन में चला जाएगा, एक्स जेड प्लेन में, ये भी एक्स जेड प्लेन में, है ना, वाई जेड प्लेन में। तो यहाँ से इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, तो इनसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट जो भी है मीटर या सेंटीमीटर में ही लेंगे जब कोई नहीं दे रखा, तो ऐसा सिस्टम यूनिट 5 5 5। तो आप इस तरीके से किसी भी फेस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फेस का जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे 25 आएगा, इसका भी एरिया कैलकुलेट करेंगे 25 आएगा। अब देखो इधर अपन जो है एक्स एक्सिस ले रखा है और इधर ने वाई एक्सिस ले रखा है, और इधर हमारा जो चला जा रहा है ये जेड एक्सिस, है ना। तो आप इसके एरिया को, ये किधर चला गया 25 अलोंग जेड एक्सिस जा रहा है, 25 के कैप लिख दिया, 25 के कैप। और ये वाले सरफेस का एरिया की बात करें, इस वाले की इस वाले की इधर अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है ना, तो ये इसका भी एरिया क्या आएगा 5 इंटू 5, 25 आई कैप, 25 आई कैप आ गया। इस वाले सरफेस की जो ऊपर वाला सरफेस है, इसको ये वाला सरफेस है, ये वाला, है ना, तो इधर किधर जा रहा है बाई एक्सिस में, इसका एरिया भी 25 आएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 25 जे कैप, 25 जे कैप। तो एरिया वेक्टर ऑफ दिस फिगर और लूप क्या हो गया 25 आई कैप प्लस 25 जे कैप प्लस 25 के कैप, और बी हमें दे रखा है ये वाला 3 आई कैप प्लस 4 के कैप। द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स पूछा है, तो क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेफिनेशंस में इसकी जो है मैंने डिफाइन कर रखा है, यूट्यूब वीडियो में देखना, मेरे लिंक में इसमें ही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वाले में। तो बी डॉट ए वेक्टर, बी डॉट वेक्टर ए, तो आपको पता है आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई क्या होगा 0 होगा, के डॉट जे 0 होगा, के डॉट के 1 होगा। तो इसका और इसके मल्टीप्लीकेशंस बचा, और दूसरा बचा हमारे पास में 4 के कैप और 25 के कैप का मल्टीप्लीकेशंस बचा। तो यहाँ से हमारा 3 आई कैप इंटू 25 आई कैप मतलब 75 आ गया, और 4 के कैप इंटू 25 के कैप 100 आ गया, 175 वेबर। आंसर आ गया हमारा 175। आप यहाँ पे क्या डाल दोगे 175 वेबर, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसिडर ए सर्कुलर coil of wire carrying constant current I forming a magnetic dipole। एक कॉइल है और जो है उसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल बनाती है। तो मैग्नेटिक डायपोल में ये कॉइल मान ली मैंने है ग्रीन कलर की, फिगर में देख रहे हो, और इसका ऊपर वाला शेप जो है नॉर्थ पोल बना लिया और नीचे वाला टाइनी मैग्नेटिक डायपोल
करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना चैप्टर नेम। तो वहां से ही आ गया। अब ये नॉन बन गया हमारा जो है मैग्नेटिक वो डायपोल बन गया, एक सर्कुलर कॉइल है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो हो रही है, ये नॉर्थ पोल कैसे आएगा, आया कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन हमें क्या एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में ऐसे आता था, नहीं आता था ये नॉर्थ पोल, याद कीजिए थोड़ा सा। अगर नीचे से देखते हैं तो साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने नॉर्थ पोल कर दिया। तो करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में कैसी है, मेरी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं अपर सरफेस को, अपर फेस को कॉइल के को नॉर्थ पोल कंसीडर कर रहा हूँ और लोअर फेस को ऑफ कॉइल को क्या कंसीडर कर रहा हूँ, साउथ पोल कंसीडर कर रहा हूँ। अगर आप जो है अपर फेस को साउथ पोल कंसीडर करते हो तो क्लॉकवाइज हो जाएगी, ध्यान रखना है ना। तो ये भी हमने कैसे निकाली है, इस वाले फॉर्म से, और इसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू an infinite plane that contains a circular coil। ये जो बाउंड्री है इसमें एक मैंने बना लिया ये मैग्नेटिक, ये इनफाइनाइट प्लेन बना लिया और ये रेक्टेंगुलर इनफाइनाइट प्लेन है। तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइट प्लेन दैट कंटेन द सर्कुलर कॉइल एंड एक्सक्लूडिंग द सर्कुलर कॉइल एरिया इज गिवन बाय, ये है इस प्लेन से कंसर्न ए बी बी सी और डी प्लेन से कंसर्न जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है, फाई वन है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज फाई नॉट, इससे फाई नॉट है। अब ये कॉइल किस में रखी हुई है, इस प्लेन में ही रखी हुई है और इसमें जो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स है तो आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू इनवर्ड फ्लक्स वाला कंसेप्ट आपने तो सुना होगा। या फिर नेट फ्लक्स जो है थ्रू द कॉइल क्या है, जीरो होना चाहिए। फाइव थ्रू दिस प्लेन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फाइव वन प्लस फाइव नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो फाइव वन इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा माइनस का फाइव नॉट। और आप उससे भी निकाल सकते हो आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू इनवर्ड फ्लक्स, और आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। ठीक, क्लियर, ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ प्लेनर लूप ऑफ वायर रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर रोटेशंस का केस आ गया है और प्लेनर लूप ऑफ वायर है। इनिशियली एट टी इज इक्वल टू प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक field. If it rotates with a period of 10 seconds about an axis in its plane, then the magnitude of induced EMF will be maximum and minimum। मैंने बताया था मैक्सिमम और मिनिमम का केस। तो मैक्सिमम का केस क्या होगा, जब जो है एन वो ओमेगा टी क्या हो, साइन ओमेगा टी वन हो जाए, साइन ओमेगा टी इक्वल टू वन हो जाए। और मिनिमम का केस कब होगा, साइन ओमेगा टी जो है माइनस वन हो जाए, साइन ओमेगा टी इक्वल टू माइनस वन हो जाए। इस तरीके का इक्वेशन पहले भी आ चुका है मैक्सिमम और मिनिमम में। मैंने ये रिलेशंस आपको ड्राइव करके बताया है कि आप उसको सीधा का सीधा याद रख सकते हो। ये यहाँ मैं मैक्सिमम ओमेगा टी साइन ओमेगा टी क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। साइन ओमेगा टी फॉर मैक्सिमम ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो साइन ओमेगा टी वन हो जाएगा। एंड मिनिमम के केस में क्या होना चाहिए, साइन ओमेगा टी माइनस वन होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का दोनों ही केस आ गया। तो देखिए क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपको लग रहा है कि एक ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, थोड़ा सा इधर उधर करके। तो ये ध्यान देने की बात है। तो आप जो है, मैं बोला था कि आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको सीधा याद रख लो, एन बी ए ओमेगा। तो मैंने यहाँ सीधा का सीधा इसको यूज किया है, एन बी ए ओमेगा। और मिनिमम के लिए माइनस एन बी ए ओमेगा हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, ये वैल्यू डाल के और सॉल्व कर लीजिए। ओमेगा टी के लिए मैक्सिमम के लिए क्या था, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी वन होना चाहिए। साइन ओमेगा टी कब होगा, कि जो है ये ओमेगा टी क्या हो, पाई बाई टू हो। ओमेगा टी क्या हो, पाई बाई टू हो। साइन पाई बाई टू की वैल्यू तो वन होती है, तो यहाँ से कंपेयर करके साइन से साइन ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं,
ओमेगा इज रिटन एज 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, टी इज द टाइम पीरियड और टी है 2 पाई बाई टी डाल दिया, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया। अब देखिए इसका 2 से तो चला जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 1 बचा, टी ऊपर चला गया, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टी बाई 4 आ गया। और टी हमारा कितना दे रखा है टाइम पीरियड, 10 सेकंड दे रखा है, ये रहा 10 सेकंड डाल दिया, 10 बाई 5 2.5 सेकंड। मिनिमम के केस में ये क्या ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, माइनस कब होगा, ये जो है पाई हो, कितना हो, पाई हो, है ना। तो यहाँ पे मेरा साइन पाई आ गया, साइन पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारा जो है 5 सेकंड आ जाएगा। ये सॉल्यूशंस का प्रोसेस हो गया। तो देखिए 0.5 एंड 5 सेकंड ये आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी देखो क्वेश्चंस क्या है, सेम क्वेश्चंस, ये लिए ही क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो ये क्वेश्चंस लेने का मतलब मेरा क्या था कि आपको मालूम हो जाना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये 23 इयर्स के क्वेश्चंस का सैंपल है। 23 इयर्स में एक ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है नीट का, चाहे वो अब 2018 से तो एनटीए करा रहा है, एनटीए से पहले डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस कराते थे, तो उनका भी लेवल वही है, लेवल में कोई चेंज नहीं आया और न क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड में चेंज आया और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखने की बात है। एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस, 1000 गॉस, तो गॉस को हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे टेस्ला में, आपको बता रखा है नहीं तो फिर याद रख लीजिए। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 गॉस, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -4 गॉस। ठीक है, ये है। तो इस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू, क्योंकि हम एसआई सिस्टम का यूनिट यूज करते हैं तो इसलिए मैंने एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट यूनिट टेस्ला है, गॉस नहीं है, गॉस तो सीजीएस में है। परपेंडिकुलर थ्रू द एरिया डिफाइंड बाय द क्लोज लूप एज शोन इन द फिगर्स, ये फिगर दे रखा है। द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस लीनियरली टू 500 गॉस। देखिए पहले क्या था, 1000 गॉस था, अब फिर जो है घट के कितना हो गया, 500 गॉस हो गया। कितने टाइम में, टी टाइम में हो गया। इंड्यूसियम में पूछा है, तो इंड्यूसियम में फैराडेज लॉ से एवरेज निकालते हैं, तो माइनस का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखो यहाँ पे इस तरीके का सरफेस है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो बाहर है, तो इसका हम क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और इन दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उस रेक्टेंगल के एरिया में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो है इस साइडेड पोर्शंस का एरिया आ जाएगा। इस साइडेड पोर्शंस का, जो मैं ब्लू ब्लू लाइन से जो है सेट कर रहा हूँ इसको, ये वाला पोर्शंस का एरिया आ जाएगा। तो इस वाले पोर्शंस का एरिया जो है क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमारे कितने हैं, 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या किया गया, 16 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16 इंटू 10 की पावर -2, और ये भी हमारा कितना लिखा जा सकता है, 4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो -2, 16 4 जा कितना हुआ, 64, और -2 का मतलब क्या हो गया, -10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -4। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका क्या आएगा, हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस, हाइट कितनी है, 2 है और बेस कितना है, 4 है, तो इसका 2 से 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोनों ट्रायंगल्स का।
और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया। इसमें से ये 64 माइनस 8 56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आ गया मेरे इस वाले क्वेश्चन का, है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैं इसी पोर्शन से निकालूंगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसी एरिया से निकलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी इसी एरिया में डेवलप हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है, माइनस का चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है वो इंस्टेंटेनियस डी फाइव बाई डी टी करते थे, वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ था। तो यहाँ से चेंज क्या होता है, 5 2 माइनस 5 1 B2A माइनस B1A, क्योंकि एरिया तो सेम ही रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो B2 माइनस B1 1000 माइनस 5 B2 500 माइनस 1000, और फिर इसको जो है, और टाइम का चेंज कितना है 5 सेकंड है, तो ये 5 उसकी है 10⁻⁻4 इंटू 56 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व किया 56 इंटू 10⁻⁻6, -6 को माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रो वोल्ट हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन सही रहा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 क्वेश्चन में क्या है, देखिए, a very long solenoid of radius r is carrying a current दे रखा है सोलेनोइड में, इतनी दे रखी है, दिस इज द करंट इन द सोलेनोइड, है ना। and k is greater than 0 as a functions of time, t is equal to and greater than 0, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, is taken to पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव ले लिया गया है। अ सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सोलेनोइड एंड कोसेंट्रिक विद अ सोलेनोइड। एक सर्कुलर प्लेट ले ली है कंडक्टिंग कॉइल, और वो उसको इक्वेटोरियल प्लेन में ही रखी हुई है और कोसेंट्रिक भी है ना। द करंट इंड्यूस इन द आउटर कॉइल इज करेक्टली डिपिक्टेड एज द फंक्शन ऑफ टाइम। देखो पहले तो ये क्वेश्चंस में कह रहा है उसको समझिए। ये मान लो मेरा एक सोलेनोइड है ना, एक सोलेनोइड है और इसकी रेडियस क्या है, आर है, रेडियस आर है यहाँ से यहाँ तक की। और एक जो है कंडक्टिंग कॉइल, सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल, ये सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल बना लिए और इसकी रेडियस है 2r। ये इक्वेटोरियल है, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन, एक ही प्लेन में रखे हुए हैं, इस तरीके से रखे, ठीक, प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये कोसेंट्रिक विद द सोलेनोइड, तो ये जो है क्या ऑप्शन सही है, बाहर तो सोलेनोइड कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करता, तो ये यहाँ पे न रख के इसके अंदर ऐसे रखा गया, ऐसे करके रेडियस 2r का, ठीक, ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला यूज करना। तो बस फिर अब देखिए इसमें जो क्या पूछा है, ये ग्राफ है, द current induced in the outer coil is correctly depicted as the functions of time। outer coil में करंट कितनी इंड्यूस होगी वो इस functions of time में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलेनोइड, क्या होता है इनसाइड द सोलेनोइड, μ0 एंड I। μ0 हमें पता ही है परमिएबिलिटी है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दी सोलेनोइड, और I की वैल्यू दे रखी है सोलेनोइड में ये वाली। तो मतलब क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या हुआ कि ये टाइम बेरिंग आ गया, कितना हो गया, टाइम बेरिंग आ गया। एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल का सर्कुलर कॉइल है, इसका क्या हो जाएगा पाई इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो फ्लक्स फैराडेज लॉ से क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी डाल दिया, परपेंड इसका एक ही प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक ही डायरेक्शंस में होंगे, तो एंगल थीटा 0 हो गया। यहाँ से फिर जो है ई आई इक्वल टू ई बाई आर होता है, ई हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, ये डाल दिया। अब ये जो ये रिलेशन आ गया फाइनल सॉल्व करने के बाद में। अब इसके लिए आप जो है एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अगर t इक्वल टू 0 डालते हो इसमें वैल्यू, तो देखिए e की पावर 0, ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0, सब 0 हो गया, है ना।
अब टी की वैल्यू जो है 1 डाल दी, तो ये देखिए यहाँ नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव में जाएगी, किस में जाएगी, नेगेटिव में। तो e की पावर t इज इक्वल टू जीरो पर, t इज इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं हुआ, t इज इक्वल टू जीरो पर e की पावर जीरो हो गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो, और यहाँ पे ये t है, ये टर्म जीरो हो गया, लेकिन ये टर्म बचा, और ये टर्म कैसे है, नेगेटिव है, ये टर्म t इज इक्वल टू जीरो पर नेगेटिव है। तो पहली बात तो देखिए ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, t इज इक्वल टू जीरो पर कंसिडर करने पर ही। अब बचता है बी और डी में से किसी एक को चूज करना होगा, फिर हम ले लेते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड डाल लेते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड डालने पर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ से e की पावर माइनस अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर माइनस अल्फा कॉमन लेंगे, 1 माइनस अल्फा, फिर भी नेगेटिव ही आएगा, और एक वैल्यू पर जो है ये नेगेटिव आता जा रहा है, तो यहाँ से ये पर्टिकुलर वैल्यू पर जीरो आ जाएगा, है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरीके का डी ऑप्शन आएगा, इससे हम जो है कैलकुलेशंस, ये इस इक्वेशन से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. A conducting circular loop is made of a thin wire, has an area 3.5 meter square, and resistance is placed perpendicular to return to a time-dependent magnetic field. The field is uniform in space. The net charge through the loop during t is equal to 0 to, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में इसमें 100 मिली सेकेंड दे रखा है, तो 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड है, इज क्लोज। अब देखिए मैक्सिमम चार्ज जो होता है हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर आर होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर आर होता है, ये फॉर्मूला आप सीधा का सीधा याद कर सकते हो। तो मैक्सिमम चार्ज क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर रेजिस्टेंस होता है। अदरवाइज इसको ऑप्टेन भी किया जाता है, ऑप्टेन करने का तरीका मैंने अपने जो है इसके नोट इसमें ना लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पे हमें केवल फॉर्मूले से मतलब है और उससे कोई मतलब नहीं है। फाई इक्वल टू क्या हो गया, बी टू ए माइनस बी वन ए बाई आर, तो ये डाल दिया बी टू माइनस बी वन ओवर आर इंटू ए। अब बी टू माइनस बी वन, बी तो ये है हमारा, ठीक है, ये वैल्यू रख दी। बी टू क्या होगा, टी इज इक्वल टू 100 मिली सेकेंड पर, तो यहाँ पे 10 मिली सेकेंड, सॉरी 10 मिली सेकेंड डाल दिया वैल्यू। और बी वन क्या हो गया, टी इज इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू जीरो डाल दी, तो ये तो साइन जीरो हो गया, साइन जीरो का मतलब जीरो हो गया, तो ये टर्म तो चला ही गया हमारा, तो ये बचा केवल। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर बाद आया 0.4 साइन 5 पाई बाई 10, तो ये पाई बाई 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 टू टाइम्स चला जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने सीधा का सीधा सॉल्व किया, एरिया कैलकुलेट कर लिया है, एरिया ऑलरेडी दे रखा है गिवन इन द क्वेश्चंस, तो 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एरिया था, और ये माइनस 1 मैंने कहाँ से लिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको ऊपर ले जाऊंगा माइनस 1, तो माइनस यहाँ पे ऐसे आ गया ये 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 14 मिली कूलम, 14 मिली कूलम, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, a coil of resistance 100 centimeter, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. The magnitude of flux change in flux through the coil. इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नए पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला मालूम है करंट निकालने का, ये क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ बाई आर, और इंड्यूस ईएमएफ होता है रेट ऑफ माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका आप जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, डी फाइव इक्वल टू माइनस का आर डी टी आ गया, तो डी फाइव इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, तो मैं 5 1 2 5 2 डी फाइव, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, तो वही पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, तो मैग्नीट्यूड का केस है तो साइन अपने आप ही निकल जाएगा। और ये क्या दिखा रहा है, वर्क एनर्जी वाले पावर वाले चैप्टर में देखो, ये क्या है, एरिया एनक्लोज्ड वाई आई टी कर्व,
यहाँ पे एफ एस कर्व होता था या एफ डी कर्व होता था, एफ एक्स कर्व होता था वर्क डन में, वेरिएबल फोर्सेज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टी कर्व। तो एरिया आई टी कर्व में कितना है हमारा, राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे, है ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी हो जाएगी 10 और बेस है 0.5, तो यहाँ पे half of 10 into 0.5. This is the shortest and easiest method to find out this, है ना, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका ये 250 वेबर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14। A circular loop of radius 3 centimeter lies parallel to as much bigger सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर रखे हैं। एक जो है एक सर्कुलर लूप ले लिया 20 सेंटीमीटर का, एक सर्कुलर लूप ले लिया 0.3 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्लियर। दी करेंट ऑफ स्मॉल लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ बिगर लूप। अब देखिए, the current of the small loop is on the axis of bigger loop. The distance between their centers is 15 सेंटीमीटर। यहाँ से P और O के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। If a current of 2 एम्पियर flows through the smaller loop, इसमें से 2 एम्पियर की करंट फ्लो होती है ना, flow through the smaller loop, then the flux linked with the bigger loop। बिगर लूप से कंसर्न फ्लक्स निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आप चले जाइए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। वो क्या होता है, ये होता है म्यू जीरो आई आर स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से यहाँ तक ये x है और ये r है, ठीक। और फ्लक्स क्या होगा, b डॉट a, v1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर a2 वेक्टर। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा ये आ जाएगा कैलकुलेशन से। a2 एरिया इससे कंसर्न पूछा है, तो इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया इसका हो जाएगा पाई आर 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कर लेंगे, तो यहाँ से ये आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A coil is suspended in a uniform magnetic field with the plane of the coil parallel to the magnetic field lines। प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो यहाँ ध्यान रखना, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। इट मीन्स क्या है कि एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, है ना। When a current is passed through the coil, it starts oscillating, है ना। It is very difficult to stop. But if an aluminum plate is placed near the coil, it stops. This is because electromagnet, अब देखो ऑप्शंस पढ़ते रहो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वाला जो भी हो उसको वो कर दो, एडी करंट का इफेक्ट आ जाएगा। लाइट एल्युमिनियम मेटल है और उसमें क्या डेवलप हो जाएंगी, एडी करंट डेवलप हो जाएंगी, है ना। तो ये एडी करंट का क्वेश्चन आ गया इसमें बाय मिस्टेक। चलिए, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर माइनस 50 टी प्लस 250। द इंड्यूस ईएमएफ एट, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो और टी इज इक्वल टू 3 रख दो, है ना। डिफ्रेंसिएशन कर दिया और डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा 20t माइनस 50, 20t माइनस 50 और t इक्वल टू फिर क्या डाल देंगे, बताइए, 3 सेकेंड्स, क्लियर। ये आ गया। 17 क्वेश्चंस में देखिए, मैग्नेट ये जो है इसमें यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चंस में, मैंने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। वेबर में मैग्नेटिक फ्लक्स आता है ना कि फील्ड आता हो, है ना, W2 वेबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में मिस्टेक है, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। आपको पिक्टोरियल मिस्टेक है,
a coil having n turns and resistance R is connected with a galvanometer of resistance 4R, है ना, 4R। तो देखिए कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस एंड टर्न्स, एक कॉइल ले लीजिए हमने, इसमें इस तरीके की कॉइल है, उसमें बहुत सारे टर्न्स हैं और इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। तो कॉइल का रेजिस्टेंस है आर और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 4R, तो दोनों ही ये सीरीज में जाएंगे। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, R प्लस 4R, मतलब 5R आ जाएगा। ठीक, this combination is moved for time t is equal time t seconds for magnetic from a magnetic flux W1 Weber to W2 Weber. The induced EMF change in magnetic flux over time। तो करंट का पूछा है तो वही हमारा I इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का 1/R डेल्टा फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फैराडेज लॉ इनटू चेंज इन टाइम। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 5 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और आर कितना हो गया, 5R हो गया, टी है ही 5R और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन बी हो गया। क्लियर, ये हैं 2022 और 23 के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये भी उसी पे बेस्ड है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, वही निकाला है। देखिए चेंज इन, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बहुत सॉल्व किए हैं, वैल्यू डालो, पुट करो और आंसर निकालो। ठीक, यहाँ से भी वही है, डी फाई बाई डी टी, वैल्यू डालो, पुट करो, आंसर निकालो। परपेंडिकुलर का केस होगा, परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 हो गया। ऐसे ही इसमें है, ठीक है, इनमें भी वही है, वही सॉल्यूशंस है, उसी तरीके से सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे भी देखिए थीटा, हाँ ये रोटेशंस का है, रोटेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो रोटेशंस में E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी एंड बी ए कॉस थीटा, थीटा रोटेशंस के केस में ओमेगा टी हो जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसको आप जो है ओमेगा टी की, थीटा की जगह पे ओमेगा टी डाल देंगे, कॉस ओमेगा टी एंड बी ए कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस का साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा हो गया, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम वैल्यू, ये अगर मैक्सिमम वैल्यू वाला केस आया है तो मैक्सिमम वैल्यू वाला तो सीधा फॉर्मूला भी तो याद रख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला मैंने फिर इसको यहाँ पे ड्राइव कर दिया आपकी कन्वीनियंस से, है ना। ऐसे ही ये वाला देखिए, ई बाई आर वही केस है, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा और उसका इंड्यूस ईएमएफ जो है फैराडेज लॉ, लेंज लॉ का यूज करके मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड से 5 सेकंड में ये आ गया, यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है आपका। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बी डॉट ए, इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन in presence of magnetic field B is equal to this in SI unit in if the radius of the loop is 1 मीटर। तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ये लूप बना लिया और एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर जाएगा, जेड, जेड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में होगी, ये हो गया मेरा, और ये हो गया इसके कंपोनेंट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के। तो बी डॉट ए, बी डॉट ए फाइव इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए, ये रहा। तो देखिए बी डॉट ए करेंगे तो जे डॉट जे, जे डॉट के जीरो हो जाएगा, केवल के डॉट के बचेगा, के डॉट के बचेगा, तो ये वाला टर्म और इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 3t स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, के डॉट के कैप 1 हो गया, तो 3 पाई टी स्क्वायर आ गया। आर की वैल्यू जो है मैंने 1 मीटर डाल दी, 1 मीटर दे रखी है, इसका जो है टी का इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया टाइम के उसमें फंक्शंस के रूप में, टी इक्वल टू 2, ये आ गया। ठीक, थैंक यू। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने जो है 23 इयर्स के जेई के क्वेश्चन सॉल्व किए, जेई मेंस के। तो 23 इयर्स के जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपके दिमाग में एक कंक्लूजन तो निकल गया कि क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है, एक ही तरीके के बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन तीन टॉपिक से,
कोई भी इधर-उधर घुमा के टॉपिक्स क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है ना? तो अगर आप जब ये टॉपिक्स पढ़ते हो और अपना जो है रिवाइज़ करते हो, तो ये ध्यान में रखते हुए रिवाइज़ करें कि किस तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें मालूम पड़ता है कि हमें अपने टॉपिक को उसी तरीके से टारगेट करना चाहिए और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बार-बार करते रहना चाहिए, जिससे कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस आ जाएगा और वहाँ पे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी भी आएगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।